नमस्कार दोस्तों, गूंज न्यूज़ के 9वें एपिसोड में शिव कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। साथ में मेरे मित्र आए हुए हैं और एक बहुत स्पेशल टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं और कुछ अलग तरीके से हम लोग का हर बार प्रयास रहता है, आप लोगों का साथ भी रहता है। इसी तरह प्रयास का सपोर्ट करते रहें। और लेकिन आज की जो चर्चा है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये पूरी चर्चा आप लोगों के लिए, आप लोग से रिलेटेड है नहीं, और भारत की जनता, आम जनता के लिए ये चर्चा। और ये आप लोगों से इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये शिव कुमार सिंह हमारे वो बताएंगे आपको, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल अभी हुआ ये है कि दिल्ली में आप जानते हैं केजरीवाल जी की सरकार है, मतलब आप पार्टी, और सेंटर में है मोदी जी की पार्टी। दोनों ही अलग अलग पार्टियां हैं। अभी 2020 में स्टेट का दिल्ली का चुनाव हुआ था जिसमें तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी से आप पार्टी जीती थी और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। और 2019 में हर बार की तरह हमारे प्यारे से मोदी जी प्रधानमंत्री, और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं हमारे देश में, आप लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति कभी कभी ज़्यादा खुशी में या ज़्यादा उसमें कुछ ऐसे कदम उठा लेता है, समझ में नहीं आता किसी को भी। जैसे अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट पास हुआ है दिल्ली में जिसके तहत कोई भी अगर स्टेट मतलब केजरीवाल जी अगर कोई भी कानून लाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी होगी एलजी मतलब राज्यपाल, दिल्ली में जो राज्यपाल हैं वो। कहने का मतलब ये जो बताना चाहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारे देश में केंद्र शासित राज्य हैं, दिल्ली है, उसमें कश्मीर है और 4-5 और राज्य थे, पौंडीचेरी जो अपना आप सुने होंगे, सॉरी, अंडमान निकोबार, ये भी इसमें आते हैं। फिर ये जो केंद्र शासित राज्य हैं, इन लोगों में ये 2 राज्य स्पेशल, कश्मीर और दिल्ली, ये 2 राज्यों में ये जो बिल आया है, जो बिल पास हुआ है, उसमें ये लागू करने के लिए इसको बनाया गया है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और वो अगर अभी कोई फैसला लेते हैं या कुछ चीज़ करना चाहते जनता के लिए तो वो नहीं कर सकते, उनके लिए एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा। एलजी मतलब जिसके अंतर्गत राज्यपाल और जो मनोनीत मतलब चुने हुए, ये क्या बोलते हैं, हमारे जो उपराज्यपाल, राज्यपाल, हाँ, पूरी टीम उनकी। ये चुने हुए कौन चुनता है इसको? आम जनता नहीं चुनती है, ये चुनते हैं कौन लोग? वो जो मंत्री जो ऑलरेडी मतलब सत्ता में है, वो लोग चुन के उनको वहाँ बैठाते हैं, वो लोग ये करते हैं, तो उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। अब ये बताइए कि केंद्र में जिनकी सरकार है और उन्हीं के मनोनीत जो एलजी हैं, वो लोग चाहेंगे कि दूसरी पार्टी या दूसरा कोई ऐसा काम करे जिससे उनको नुकसान या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, वो करने देंगे? आप सोच सकते हो। इसके बारे में ये हम शिव कुमार सिंह आप और डिटेल में बताएंगे। तो इस अमेंडमेंट का काफ़ी विरोध हो रहा है पूरे देश भर में कि एक्चुअली उसके पीछे का ये था तथ्य, 91 में एक कानून था, उसके तहत दिल्ली में जो भी गवर्नमेंट होगी स्टेट में, जैसा उन्होंने बताया कि अलग अलग गवर्नमेंट रहती है, जो भी गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट के अंतर्गत ज़मीन लैंड रिफॉर्म, मतलब कोई भी दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म कुछ नहीं कर सकती, लैंड के लिए कोई बिल नहीं ला सकती, पुलिस पर कोई कानून नहीं ला सकती, और प्राइवेट संस्थाओं पर, ये 3 थे। 91 में ये अमेंडमेंट था और अभी तक चल रहा था। बट अभी वही अमेंडमेंट चेंज होकर के उसको चेंज कर दिया गया है कि कोई भी कानून अगर स्टेट बनाती है, मगर स्टेट में बैठे मुख्यमंत्री और उनकी सरकार बनाती है, तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी एलजी से। मतलब एलजी में पूरी टीम होती है और सबसे मेन होते हैं राज्यपाल आते हैं सेंटर गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो कोशिश राज्यपाल की तो यही होगी कि जो भी सेंटर में रहे। उसके अलावा एक और है उसमें एंगल, दूसरा ये है, मान लीजिए भविष्य में स्टेट में जो पार्टी है वो, जैसे अभी बीजेपी सेंटर में है और स्टेट में मान लीजिए वापस बीजेपी आ जाती है, बीजेपी आ जाए तो सारे फैसले राज्यपाल उनके अनुसार मानेगा, मतलब वो एक प्रकार से रबर स्टैंप है उनका। अच्छा, इसको लेकर कोर्ट में जब गए तो कोर्ट ने भी राज्यपाल को
राज्यपाल के उसमें दे दिया है, कर दिया। तो दोस्तों मेरा यही सवाल है कि आज हमारे देश में जो लोकतंत्र है, मैं इनको इसलिए बुलाया हूँ कि हमारे देश में क्या अब लोकतंत्र थोड़ा बहुत बचेगा या नहीं बचेगा? बचने भी देना चाह रहे हैं हमारे प्रधान सेवक जी या नहीं दे रहे हैं? सिंह जी, मैं आपको बता रहा हूँ, लोकतंत्र जो है ना वो पूरा खत्म हो गया। एक तो पहले ही हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका था। क्यों खत्म? मतलब लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए। अब चुनाव जो पद्धति हमारा आप देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि लोग जब चुनाव करने जाते हैं तो उनको ना पार्टी से मतलब, उनकी पार्टी के बारे में नहीं जानते, ना ही उन लोग पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है, जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसके बारे में नहीं जानते। उम्मीदवार पढ़ा लिखा है नहीं लिखा है क्या है नहीं जानते। अब 2014 में जो चुनाव हुआ, 2019 में जो चुनाव हुआ, सारे देश की जनता सिर्फ एक ही चीज़ देख कर वोट करी है, वो है मोदी जी को। मोदी जी है, उनके कौन से कार्यकर्ता कौन से क्या है उनसे कोई मतलब ही नहीं। कौन क्या बोलते हैं, उनका विधायक खड़ा हो रहा है वो पढ़ा लिखा है, वो क्रिमिनल है, कोई मतलब है। ये आम जनता अपने ही वोट को नहीं जानती, मतलब नहीं समझती। ये तो हमारा एक बहुत माइनस पॉइंट था। अब ये जो बिल आ जाएगा, इस तरीके के जो कानून आ जाएंगे तो लोकतंत्र तो पूरे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो दिल्ली में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो वोट करना चाहते हैं, जनता को मतलब अपने अनुसार किसी को चुन के लाना चाहते हैं, अब वो लाने के बाद भी वो व्यक्ति काम ही नहीं कर सकता। अगला सवाल इसी पॉइंट पे था मेरा, क्या इसका नुकसान केजरीवाल गवर्नमेंट को हो रहा है या पब्लिक को हो रहा है? पब्लिक को होगा, बेशक पब्लिक नहीं चुन के लेके जा रही है ना, तो पब्लिक के लिए काम नहीं होगा। सीधी सी बात है। आप एक तरीके से डिटेक्टरशिप ला दिए हो, है ना, मतलब आप पब्लिक चुन के जिसको भेजी वो काम नहीं कर सकता, और जो सेंटर में काम बोला जाएगा वही होगा, वही करना पड़ेगा। तो पब्लिक का यहाँ तो नुकसान है ना सबसे बड़े। यहाँ तो पार्टी को छोड़िए, पार्टी जो है उसको छोड़िए, पब्लिक का मेन नुकसान है। ये चीज़ देखो, इसके ही विषय में लोग अभी चल रहा है। हमको सोचना होगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना होगा। क्योंकि आज हम नहीं बोलेंगे ना तो हम ऐसे ही पूरे देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे अपने हाथों से ही, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं ना। सही बात है। अभी बीच में किसान आंदोलन आपने देखा था, काफ़ी चला, 3 महीने 4 महीने। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई, थोड़ा अलग मुद्दा ले जा रहा हूँ। किसान आंदोलन में जो किसान वो थे, फार्मर थे, वो आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह के जो काला कानून हैं वो पहले ही लाया गया है बहुत सारे। अब और नए कानून ऐसे लाए जा रहे हैं, जैसे हाल ही में पहले के एपिसोड में आपको बताया था कि 10-12 बिल अभी आ रहे हैं जो पूरा प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं, पूरा सब कुछ। जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, किसानों की ज़मीन पूरी इनको पूंजीपतियों को दे रहे हैं। तो आप लोग जब तक जागरूक नहीं होगे तब तक इस तरह का कानून हमारे देश में बनता रहेगा। आज मोदी जी हैं, कल गांधी परिवार हो आएगा, परसों कोई और आएगा, और इस तरीके से राज चलता रहेगा। बात सिर्फ इनकी नहीं है, बात किसी की भी है। एक प्रकार से वो रखा है इन्होंने, नींव रख दिया है कि ऐसे हमें काम करना है, इस तरीके से आम जनता को खड़ा होना है। आपको एक बात बता रहा हूँ, जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, वो कानून बनाती थी, लोगों पर शोषण करती थी, तो वहाँ पर लोकतंत्र को जागरूक करके लोकतंत्र के द्वारा काम किया जाता था। तो अंग्रेज जो थे वो लोग क्या करते थे, ऐसे कानून बनता था, जो विरोध करता था उसको उठा के जेल में डाल देते थे, या उनको फिर लाठीचार्ज करो, या फिर उन पर कोई कानून करके ऐसे करते थे। आज वही स्थिति हो रहा है। आज ये है कि लोकतंत्र इसलिए खतरे में हो रहा है क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र देश है, लेकिन यहाँ ये कैसे ख़त्म हो रहा है? ऐसे ख़त्म हो रहा है कि आप अपने अधिकार के लिए भी बोल रहे हो। अगर आप कोई कानून सरकार आपके लिए बना रही है और आप उसको मना कर सकते हो, आपका अधिकार है, मना कर सकते हो। अब मना करने जा रहे हो और आपको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है, आप पर एक कोई धारा लगा दिया जा रहा है, या आपको रोकने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या, और उसको नहीं होने देना चाहिए। यही चीज़ आप कुछ युवाओं को बोलेंगे, युवाओं का संदेश? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारे देश की युवा है, और युवाओं के लिए मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि वो लोग सबसे पहले तो जागरूक हों और पढ़ें, और देश के जो लोकतंत्र है उसको पढ़ने के बाद उसको पर काम करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे मित्र मजहर खान, इन्होंने अपनी राय रखी। इस पर हम लोग, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे।
तो आप लोग से बस इस वीडियो के ज़रिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी सतर्क हो जाएं, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये आम जनता का भला चाहती ही नहीं है। असल में ये अलग अलग कानून के ज़रिए बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। इस कानून का भी मकसद ये है कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो हमारे हिसाब से चलें, क्योंकि ये पूरी तरीके से बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अंबानी अडानी जैसे, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बना रही है। तो इस कानून के मकसद से वो सबको अपने अनुसार चलाना चाहती है और पूरे देश भर में सिर्फ एक पार्टी रह जाए, ये चाहती है। मैं नहीं मानता कि केजरीवाल सरकार भी बहुत अच्छी सरकार है। मैं किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब वही हैं। 2014 से पहले मनमोहन गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी यही काम किया था। बस अंतर मनमोहन गवर्नमेंट में और मोदी गवर्नमेंट में ये है कि बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुमत है। उस समय बहुमत नहीं रहता था, तो बहुत धीमे गति से उन लोग फ़ायदा पहुंचाते थे। बाकी ये जितने कानून लेकर के आए हैं, कानून और जितनी चीज़ें लेकर के आए हैं बहुत सारे, ये वही लाए हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी आ रहे थे, और कहीं ना कहीं वो भी उद्योगपतियों को फ़ायदा दे रहे थे। मगर उनकी गति बहुत स्लो थी, क्योंकि इनके पास पूरा बहुमत नहीं था, और इनके पास बहुमत है तो इसलिए ये जो चाहे वो कर सकते हैं। बहुमत आप ही लोगों ने दिया है। तो मेरी विनती यही है, हिंदू मुसलमान जो बीजेपी करती है, इससे आप दूर हो जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं। ये बात वो भी जानते हैं कि यहाँ से मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को भगा नहीं सकते ये लोग, इन्हें पता है अच्छे से। लेकिन जितना हिंदू और मुस्लिम करेंगे उतना ही इनको उसके पीछे में बैठे जो आका हैं उद्योगपति लोग, उनको फ़ायदा होगा, वो अपने हिसाब कानून बनवा पाएंगे। तो आपसे यही विनती है कि सतर्क हो जाएं। आने वाली जनरेशन के लिए आप लोग समझ जाएं कि हमारा देश खतरे में है, और देश सबसे बनता है। 140 करोड़ जो भारत में नागरिक हैं वो सब देश के हैं, और देश ये सबका है और सबको जीने का अधिकार है। सिर्फ कुछ लोग, सिर्फ कुछ उद्योगपति, चंद भर, 1% भी नहीं होंगे शायद उद्योगपति, हम अपने 140 करोड़ में लगाएंगे तो सिर्फ उनको फ़ायदा पहुंचा करके देश को अगर आप बेच दोगे तो आने वाले समय का क्या हाल होने वाला है ये आप लोग खुद समझते हैं। सबसे प्यार करें, सबको प्यार दें, मेरी विनती यही है। होली आने वाली है, होली को भी आप जश्न के साथ मनाइए, खुशी के साथ मनाइए, और कोरोना से अपने आप को सतर्क रखिए। गवर्नमेंट बहुत सारे रूल बना रही है, उस रूल के अनुसार चलिए। हम लोग अभी यहाँ खड़े हुए हैं, वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं मास्क नहीं लगाया हूँ, वरना हम लोग मास्क लेके ही चलते हैं। तो आपसे इल्तिजा यही है कि सुरक्षित रहिए, बच्चों को सुरक्षित रखिए। आप सुरक्षित रहेंगे, बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और एक लाऊंगा, जिसमें आपको पर्सनली पूरा समझाऊंगा कि क्या है ये कानून, क्या है मकसद, क्या है, कैसा क्या है। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।